राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों आज फुर्सत में बैठे हैं और आज मेरे साथ में आप देख रहे हो भाई जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं। आज इनकी जो जीवनी है वो पूरी की पूरी अपना चैनल पर दिखावांगे। बचपन से लेके इब्ते की जो जीवनी है वो पूरी की पूरी बतावांगे। कामरेड ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं और खट्टे मीठे जो हैं सारे सवाल लेवांगे, बुझ जाएंगे, सारी चीज बुझ जाएंगे। जो भी कामरेड जी के चाहने वाले हैं वो वीडियो शेयर जरूर करियो जी। कामरेड जी स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। सुंदर स्टार न्यूज के दर्शकों का स्वागत है। तो अपने दर्शक हैं, ठीक है। पब्लिक है, आप ना हमेशा जो है जनता के बीच में या मुद्दे उठाने यानी देखा करती। ठीक है। उनका मन था, उनके भीतर में जो बात है कि कावड़ जी किस तरह तय इस लाइन माए कुकर जुड़े, क्या करया कर दे बचपन में, किस तरह तय, वो सारी की सारी आज बात करांगे। तो फुर्सत में हो आप भी? हाँ जी बिल्कुल राजी हो? बिल्कुल खुश हूँ। अच्छा जी। कावड़ जी शुरुआत करेंगे हम पढ़ाई से। ठीक है जी। पढ़ाई आपने कहाँ तक की? देखो जी मैंने मिडिल स्कूल तो सागवान हाई मिडिल स्कूल से किया है। बाद में तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी बन गया था, हमारे टाइम मिडिल स्कूल ही था। अच्छा। और 9th 10th की पढ़ाई मैंने तोसाम हाई स्कूल से की है जी। 2 किलोमीटर पड़ता है हमारे गांव से, वहाँ से की है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और ये बता दूं मैं मिडिल स्कूल में मैं अंग्रेजी में फेल था। अच्छा। एक टीचर जो पढ़ाई भिवानी से जाते थे वो ध्यान नहीं देते थे और हमारे साथ के सभी साथी उस बैच में अंग्रेजी में फेल थे। अच्छा। ये तो मेरा सौभाग्य कह लीजिए कि तोसाम में मुझे एक बहुत ही अच्छे इंसान मिल गए जब मास्टर मेहताब सिंह सांगवान। उन्होंने अंग्रेजी में हमारी कमजोरी दूर की, नहीं तो हम ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाते। मैं धन्य हूँ उनके प्रति कि उन्होंने जो है मेरी अंग्रेजी की कमियां, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, ग्रामर की कमजोरियां दूर की, तो मैं मैट्रिक और बीकॉम कर पाया, नहीं तो मैं कर नहीं पाता जी। और मुझे मेरे सबसे लोकप्रिय अध्यापक रहे संतलाल जी थे तिगड़ाना से, वो भी हमें मैथ पढ़ाते थे, वो भी बहुत अच्छे इंसान मिले हैं बाद में आपने? हाँ बिल्कुल, वो तो अभी भी जिंदा है, 85 साल से ऊपर हो गए संतलाल जी। अच्छा अच्छा। कहाँ पे रहो हैं? वो आजकल चंडीगढ़ रहते अपने बेटे के साथ। ओके। और मेहताब सिंह जी स्वर्गवास हो गया उनका। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है? हमारी इस समय तो मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, बेटा है, बेटे की बहू है, एक पोती हो गई है। यही है। मेरी 3 बेटियां हैं, वो तीनों की शादी कर दी मैंने। 2 बेटियां डॉक्टर हैं, दामाद भी डॉक्टर है। अच्छा। और एक बेटी इंजीनियर है और दामाद कर्नल है आर्मी में। शुरुआत से हम बात करें, जैसे आप पहली क्लास में गए। हाँ जी। तो कुछ याद है वो पल? हाँ बिल्कुल याद है मुझे। अच्छा। ये 65-66 की बात है। जब हम स्कूल में गए तो मुझे दूसरी क्लास से याद है। तीसरी क्लास में एक मास्टर धन सिंह थे तिगड़ाना के, वो बहुत पीटते थे। अच्छा। कमजोर बच्चे स्कूल छोड़ गए थे। अच्छा अच्छा। वो बहुत पढ़ाते थे। और बाद की घटनाएं 67-68 का जो चुनाव हुआ था, तो बंसीलाल खड़े हुए थे 67 में। 68 में हमारे गांव के पंडित बनवारी लाल खड़े हुए थे। वो मुझे याद है सारी बातें। सागमन वो तो शाम से ही खड़े हुए थे। उस टाइम आप कौन सी क्लास में थे? मैं तीसरी चौथी में था। मतलब याद है? हाँ मुझे याद है। मुझे 2 साल का था तब मेरे परदादा का देहांत हुआ, वो भी मुझे याद है। वो खेड़े को ऊपर मकान था हमारा और मेरे पिताजी मेरे परदादा की डेड बॉडी लेके आए, तो पेड़े का वो सारा सीन याद है मुझे। 2 साल का था और मेरा दादा एक्सपायर हुआ तो वो मैं 4 साल का। तो मुझे एक घटनाएं याद है। तो वो सारा सीन भी याद है और जो बचपन का है खेलते थे वो भी याद है। अच्छा अच्छा। सारी चीजें याद है। अच्छा, उस टाइम आपका दोस्त कौन आया करता? गांव के बच्चे थे उस समय। तो एक लाजपत राय थे, वो जो है ना मेरे वैसे तो 5 साल सीनियर थे। वो फेल हो गए थे, उनका कंपार्टमेंट आ गया था। अच्छा। तो मेरे साथ ही मैट्रिक पास करी थी, कॉलेज में मेरे साथी थे, वो नजदीक के साथी थे। और भी बहुत से, धन सिंह थे। अच्छा। जांगड़ा, वो भी मेरे क्लास फेलो ही थे। तो काफी लोग याद है मुझे। अच्छा, गांव
आप जब रहते थे हाँ 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 तो जो आपके साथी थे हाँ हाँ मतलब कुछ शरारती भी थे, मतलब कुछ शरारतें भी होती थी? हाँ, वो तो देखो होती है, शरारतें तो होती हम्म। है। किस अ, प्रकार की शरारत मतलब? बस वो तो जो गांव में जिस तरह का माहौल होता है, हम्म कई बार आंख मिचौनी खेलते थे, कई हम्म बार दौड़ भी लगाते थे, हम्म और कई बार गेंद भी खेलते थे। हम्म और मुझे एक घटना याद है कि हमारे गांव में हम छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, अच्छा। और वो गांव के गौरवा में जब वो गिंडी बोलते थे उसको, हम्म और रात को जब बड़े बड़े खेलते थे, हम्म तो एक वो सारे स्कूल में आ गए, हम घबरा गए, भाई ये पीटेंगे, दरवाजा पिटेंगे। बंद कर लिया। तो अच्छा दरवाजा पीटा उन्होंने, हमने खोला नहीं। अच्छा। हाँ हाँ, तो ऐसी घटनाएं भी हो जाती थी कई बार। बिल्कुल। कुश्ती देखने का शौक था। अच्छा। जब ये अपना सकरात होती थी, हम्म होली के अगले दिन जो फाग होता था, हम्म तो उसमें हमारे गांव में कुश्तियां होती थी। अच्छा। कुश्तियां देखने का शौक था। आपने भी गेम अब किया? मैंने कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा मैं चल नहीं पाया, अच्छा दाव अच्छा पेच कम आते थे। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब आप पढ़ाई में होशियार थे? हाँ, तो एक लड़का हमारे साथ पढ़ता था, पंडित बनवारी लाल के मकान पर ऊपर रहते थे, उनका बेटा नरेंद्र मेरा क्लास फेलो था। हम्म तो वो तीसरी चौथी पांचवी में पढ़ते थे, वो पेशाब कर देता था बिस्तर में। अच्छा बाद में तो वो फौज में भी लगा। अच्छा। तो बड़ा आश्चर्यजनक था, बड़ा होके भी पेशाब कर देता। हम अच्छा। उसको कहते थे, भाई तेरे को नहीं सुवाएंगे हम, तो पेशाब कर देता है, गंदगी आती है, अच्छा अच्छा। बदबू आती है। तो तो ऐसे फिर भी फौज में लग गया? वो फौज में लगा, अब तो घर वो एक्सपायर हो गए। अच्छा पहलवानी की उसने, मैं अच्छा भी अच्छा। उसके साथ कुश्ती लड़ता था। वो हम्म। पहलवान बनया बाद में जब। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ तो आप क्लास में जैसे मॉनिटर होते हैं तो? हाँ, मैं गांव में भी रहा हूँ मॉनिटर, और मैट्रिक में भी मॉनिटर रहा हूँ। ये महताब सिंह सांगवान मुझसे बड़ा लगाव रखते थे, क्योंकि अच्छा। मैं रुचि लेता था पढ़ाई में। तो वो जब प्रश्न पूछते थे तो बताते थे, तो उसमें उन्होंने मेरे को मॉनिटर बना दिया। अच्छा। हाँ, आपका क्या काम रहता था उसमें मतलब? बस वो ये था कि भाई बच्चे जो हमारे साथ के थे, भाई शोर ना मचाएं, अनुशासन से रहें, हम्म और बीड़ी सिगरेट वगैरह ना पिए, हम्म। और अपना काम करके ले आए, यही बातें होती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मार तो आपने भी खाई होंगी? ना कभी कभी, एक बार की घटना बताता हूँ आपको। वैसे मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा रुचि लेता था, अपना स्कूल का काम भी कर लेता था। तो एक बार तीसरी चौथी चौथी पांचवी की बात है, तो मतलब कई लोग कहने लगे, यार वो देख के लिखने से ज्यादा नंबर आते हैं। अच्छा। तो मेरे भी बहम हो गया, एक प्रस्ताव ले गया मैं। अच्छा। वो मुझे हेडमास्टर साहब थे रामजी लाल यादव जी, उन्होंने पकड़ लिया, और कहता तू भी नकल करता है। अच्छा। वो थप्पड़ मारे, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। वो सीख उस दिन के बाद मैंने कभी नकल नहीं की। अच्छा अच्छा। वो कौन सी क्लास की बात है ये तीसरी चौथी पांचवी की बात। अच्छा। हाँ, चौथी पांचवी। वो बहम हो गया कि भाई जो ने लेकिन तो ज्यादा नंबर आएंगे, जबकि मुझे सारा आता था। अच्छा अच्छा। तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। जो वो सीख जो है मेरे को हमेशा याद रही कि नकल नहीं करनी। उस दिन के बाद नहीं मैं की उस नकल? दिन के बाद मैंने नकल नहीं की, जी। हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। अच्छा अच्छा। अच्छा, घर का माहौल हम बात करें तो कैसा माहौल था? जैसे पिताजी, देखो, माताजी? मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री उदयराम में पहले तो किसान थे, बाद में वो यूनानिमसली गांव के सरपंच बने, 10 साल तक सरपंच रहे। अच्छा। और मेरी मदर थी, सुकमा देवी नाम था उनका, वो थिलोड़ गांव की रहने वाली थी। अच्छा। तो मेरे तो दो आपके जो भाई, मामा हैं वो थिलोड़ गांव से? थिलोड़ गांव के। मेरे दो भाई बाई बर्थ इंसान है। वैसे एक की शादी कर दी, ये 2 बच्चे हैं, एक की शादी नहीं की। वो बाई बर्थ इंसान है, वो भला बुरा नहीं सोच सकते। मैं सबसे बड़ा था। अच्छा अच्छा। आपसे छोटे हैं भाई? वो हैं मेरे से छोटे। और बहन? बहन नहीं है, एक बहन थी, उसकी डेथ हो गई। अच्छा। वो शादी की थी, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। 3 वो भाई भी हैं? बाई बर्थ इंसान ही थी। तो अच्छा। कुदरत का ऐसा नियम था। मैं उनमें से मैं ही जो ने पढ़ा, वो बाकी बाई बर्थ इंसान है। अच्छा अच्छा। तो पिताजी भी पढ़े लिखे थे? नहीं, वो चौथी पांचवी क्लास ही पढ़े थे, और जो जंगवीर सिंह के क्लास फेलो थे वो। अच्छा। अभी जो पूर्व सांसद हाँ एक्सपायर हाँ। हुए, वो भी तोशाम आते थे, वो भी तोशाम। अच्छा अच्छा। और 67-68 में मेरे पिताजी जंगवीर सिंह के समर्थक रहे, क्योंकि वो नजदीक खरकड़ी गांव पड़ता है। बाद में चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बन गए, सुरेंद्र सिंह से उनकी दोस्ती होगी सरपंच रहते हुए, फिर वो चौधरी बंसीलाल के सपोर्टर हो गए थे। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपकी हम बात करें फिर, आपने जैसे जो रुचि ली है, हाँ हाँ। ये कब ली?
इसकी ये जैसे समाज सेवा हाँ, और समाज सेवा की? देखो मेरी 82 में मेरी बैंक जॉब लगी थी, मैंने बीकॉम 82 वेस्ट में? कॉलेज से की थी बीकॉम। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में इकोनॉमिक्स में एमए में एडमिशन लिया, फाइनल नहीं कर पाया मैं, जॉब लगी। अच्छा, तो जॉब क्या में लगी? ये बैंक में लगी थी बैंक में? 1982। कौन सा बैंक में? यूको बैंक में लगी थी। यूको ये बैंक। अपना लखनऊ के पास एक चिन्हट कस्बा है, तो वो लखनऊ में मिल गया। अच्छा। 2.5 साल में वहां रहा और उसके बाद सिरसा आ गया, फिर सिरसा 2.5 साल रहा मैं। उस दौरान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक साथी थे गुरबख्श मोंगा, वो वामपंथी विचारधारा के थे, ट्रेड यूनियनिस्ट, उनके संपर्क में आ गया मैं। फिर यूनियनों में जाने लगा, फिर वामपंथी रुझान हो गया, लेफ्ट की राजनीति को समझने लगे। तो हमने फिर संगठन भी बनाया, हरियाणा में बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया AIB होती थी। फिर 1988 में 1 अप्रैल से मैं 1988 में भिवानी आ गया। तो पहले मैं कैरिस्ट था, भी जल्दी पढ़ के बड़ा अफसर बनना बैंक का, CIB बहुत पार्ट्स भी किए, MCOM भी की, लेकिन बाद में मेरी रुचि ट्रेड यूनियन में होगी, मैंने प्रमोशन ही नहीं लिया, नहीं तो मैं तो GM रिटायर होता बैंक का। ओके। हाँ, मेरे क्लास फेलो है नरेंद्र सिंह, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वेस्ट कॉलेज में पढ़ते थे। एक कर्नल साहब हैं हमारे क्लास फेलो, वो भी जो है हम तीनों इकट्ठे पढ़े थे, वो मिट्टी में चली गए, अमरजीत जी कर्नल, और नरेंद्र सिंह GM रिटायर हुआ सेंट्रल बैंक में, मैं साथ ही लगा था उसके। अच्छा। मैंने फिर 20-22 साल प्रमोशन नहीं दिया, और यहाँ बैंक की नौकरी करते हुए किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों के आंदोलन में सक्रिय रहा, सामाजिक तौर पर भी सक्रिय रहा। कितने साल नौकरी की आपने? मैंने नौकरी की 32.5 साल। 32.5 साल। 1982 में लगा था, रिटायर 6 साल रहे थे। 2014 में मैं VRS लेके आया था, चंडीगढ़ 22D का चीफ मैनेजर। अच्छा। मैंने 2005 में प्रमोशन लिया, स्केल 1, बहुत जल्दी स्केल 1, 2, 3, 5, 4 तक पहुंच गया। अच्छा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था, बहुत लेट प्रमोशन लिया मैंने। बल्कि बैंक वाले इंटरव्यू में मुझे कहते थे, तू कहाँ था अब तक? तो यार तू तो एडवांस चीज का जानकार है, बैलेंस शीट वगैरह सारी जानता है। मैंने कहा जी वो पारिवारिक दिखते थे, अब ट्रेड यूनियन के कहूँ तो वो इंटरव्यू में मैंने कहा कभी फाइल ना करते, मगर जी वो पारिवारिक दिखते थी। अच्छा अच्छा। तो आपने क्यों आना पड़ा इस, मतलब के मोटिव था आपका, क्या करना चाहते थे आप? देखो ऐसा है जी, ये सामाजिक काम करते करते, ट्रेड यूनियनों में काम करते करते एक वामपंथी रुझान जो हो गया, उसमें कई लोगों की जीवनियाँ पढ़ी मैंने। भगत सिंह की पढ़ी, हरकिशन सिंह सुरजीत की पढ़ी जो कॉमरेड थे, अब्दुल गफ्फार खान की पढ़ी, गांधी जी की पढ़ी, सुभाष चंद्र बोस की पढ़ी, अशफाक उल्लाह की, बाबा साहब अम्बेडकर की, पंडित नेकीराम शर्मा की। उनके जीवन से जो संघर्ष में जीवन रहा है, उनका कुर्बानी का जो जीवन रहा है, उसका असर हो गया। और फिर दिमाग में ये आई भी, नौकरी भी कर ली, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, अब तो लगी जाएंगे जो, तो क्यों ना ये बाकी जो जीवन है इसको, नौकरी को छोड़ के सामाजिक जीवन में लगाया जाए। और जो वो कल्पना करते थे, जिस तरह की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश, समानता हो समाज में, जाति भिन्न समाज बढ़े, वो उसी ध्येय को लेके हम भी लग गए। वो ज्यादा असर हो गया उन चीजों का। मैंने कहा उन्होंने तो जॉब भी नहीं किया, हमने तो जॉब भी कर लिया, तो बाकी जीवन तो लगाए कम से कम जी। वो उतने तो हम नहीं बन सकते, लेकिन उनका 1,000वां हिस्सा भी बन जाए तो भी जीवन सार्थक हो सकता है। उन लोगों ने इतनी बड़ी भारी कुर्बानियां दी, तो इसी का असर से जो है वामपंथी झुकाव होने की वजह से फिर वो 14 में मैंने CPIM ज्वाइन कर ली। क्योंकि मेरा एक मैनेजर था, GM था वो जब VRS लिया तो कहने लगे यार तू क्या करेगा? मैंने कहा जी राजनीति करूंगा। कहता भाजपा में चले जाना यार, भाजपा स्ट्रॉन्ग पार्टी है, कहीं कहीं MLA MP बन जाएगा। मैंने कहा जी जिंदगी में भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा जी, मैं तो वामपंथी विचार रखा हूँ जी, MLA बनो ना बनो, मैं तो उसी विचारधारा में रहूंगा और समाज में काम करूंगा। ये जातिवाद और सांप्रदायिकता के विरोध में जितना भी काम होगा, अम्बेडकर साहब के आदर्शों से, ज्योतिबा फुले के, कबीर साहब के, रविदास जी के, गुरु नानक जी के जो उपदेश हैं, उन्हीं पर चलूंगा जिंदगी भर जी। हाँ, तो आप थोड़े हाथ गली कढ़ाई, मैं थोड़ी पीछे की बात करूंगा। हाँ, तो शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी मैं 12वीं पास की थी जी मैंने, 1978 में हुई। काकड़ोली गांव है यहीं, अट्टी बोलते हैं उसको, काकड़ोली अट्टी। काकड़ोली अट्टी। मेरी मिसेज 8 पास भी नहीं कर पाई, मतलब 8वीं फेल ही है वो एक तरह से। मुन्नी देवी इनका नाम, मुन्नी देवी। तो +2 होते ही शादी हो गई? +2 होते ही प्रेप में पढ़ते थे, तो मेरे पिताजी ने, मैंने बहुत मना किया, मैंने कहा मैं BCom तो कर लूँ कम से कम,
कहता अरे बाद में मना कर देंगे, करवा ले, ऐसे बुढ़ा बुढ़ो के कर दिया। अच्छा। जबकि मैं ये चाहता था बीकॉम करने के बाद, जॉब लगने के बाद शादी करवाऊं, लेकिन गांव में कर देते थे, वेट नहीं करते थे। उस टाइम कितनी उम्र थी आपकी? 16-17? हाँ बस ना, 18-18 तो थी। 1959 का जन्म है मेरा। अच्छा। तो 78 में देख लो आप जन्म। तो 17-18 साल। और आंटी जी की? बस 2 साल छोटी है मेरे से। अच्छा। हाँ, तो 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो +2 के बाद शादी हो गई थी आपकी? हाँ, शादी हो गई थी उसके बाद। अच्छा, एक दिमाग में और कीड़ा रहता था, बहुत ज्यादा दिन टेंशन रही कि भाई शादी होगी तो अब पढ़ाई नहीं होगी, ये तो बहुत गलत हो गया। वो खामखा का फितूर था। अच्छा। अब कि ऐसा शादी कोई पढ़ाई नहीं रोकती है। बाद में मैंने एमकॉम भी की, CIB बहुत पार्ट्स की, शादी रहती है, बैंक की ड्यूटी भी की, रात को पढ़ाई भी करता था। तो वो खामखा का फितूर था। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो जहाँ आदमी रुचि लेता है तो सब कुछ संभव है। तो कई ये फतूर ना रखें भाई शादी होने के बाद पढ़ाई नहीं। बहुत से बच्चे IAS करते हैं बच्चे होने के बाद, शादी होने के बाद। उस टाइम मतलब किस तरह ते शादी होया कर दी, के खाना पीना आया कर दा? बस वो मेरे साधन के होया कर दे? बचपन से कई बार तो क्या है कि कई आदमियों को नाच गाने का शौक होता है, भाई शादी में बड़ी बारात जाएगी और डीजे वगैरह बजेंगे। उस समय डीजे का ज्यादा प्रचार भी नहीं था, तो हमने तो सिंपल सी 10-12 आदमी चले गए और कोई ये जो ना मेड़ वेड़ भी नहीं करी। अच्छा। मैंने मेरे पिताजी को कहा मैं तो सिंपल सी करना चाहता हूँ। अच्छा। और बांध तो बैठे होगे? हाँ, बस रस्म कांगड़ा कुंगड़ा ये भी बांधने का शौक नहीं था मैंने। अच्छा, कांगड़ा भी कौन बांधे? ना, जिस दिन शादी हुई और वो जो खेल खिलाते ने मियां बीवी, उसी दिन बंधवाया था मैंने। पहले बंधवाया? ना, पहले नहीं बंधवाया। मटना वगैरह ना, कुछ नहीं, कोई मटना नहीं लगवाया, कोई कंगना वगैरह नहीं बंधवाया, बस सिंपल से जाके शादी कर ले। अच्छा। 10-12 आदमी गए? 10-12 आदमी गए थे। कोई ज्यादा ताम झाम नहीं किया जा। तो अच्छा, उस टाइम मतलब गाड़ियां कौन सी होती थी? ये जीप वगैरह होती थी। जीप में गए थे। तो सजा के ले गए थे? ना, बस सिंपल सी। अच्छा। कोई सजा मतलब नो को नहीं माला? ना, कुछ नहीं, बस वही माला डाल दी मैडम ने और बस तो हो गया रिश्ता। फेरे वगैरह होने लगे। अच्छा। फोटो वगैरह? फोटो पुराने वो नहीं है हमारे पास, सब पता ही नहीं कहाँ इधर उधर। शादी के उस टाइम कौन फोटो वोटो करता था? आजकल तो वो पूरा बना लेते हैं यादगिरी के लिए। उस टाइम कोई ध्यान नहीं देता था, वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो आज टेक्नोलॉजी है। 1978 में टेलीफोन ये 2000 ये 5-6 में लिया था, 3-4 में आपने? हाँ, 6-7 में वो जो सिंपल सा नोकिया का फोन होता था। अच्छा। बल्कि एक मेरा मैनेजर करने लगा, यार तू भी सुबह फील्ड में जाता है, हिसार पोस्टिंग थी मेरी, दलीप सांगवान मेरे मैनेजर, कहता एक फोन तो ले ले यार, पता तो लग जाए कहाँ पे तो। उस टाइम रखने लग गया था। एक बिटिया का फोन था, उसको दे के। मेरी मैडम ने मेरा बहुत साथ दिया, वो मतलब पढ़ाई के दौरान भी और बाद में जो सामाजिक सेवा में लग गया, उन्होंने बहुत साथ दिया। अच्छा। अगर वो साथ नहीं देती तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। जैसे अब तक भी ऐसे ही होंगे? हाँ, बिल्कुल। हालांकि वो सारा दिन अकेली रहती हैं, बच्चे सब जॉब लग रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह काम करते हैं, और वो सारा दिन रहती हैं तो थक भी जाता है आदमी, हार भी जाता है। शाम में भी आगे कोई लिखा पढ़ी या अखबार पढ़ने लग जाता हूँ तो बेचारी इग्नोर हो जाती है। ये मैं ज्यादती कर रहा हूँ एक तरह से उनके साथ, जबकि नहीं करनी चाहिए। 1-2 घंटा तो देना चाहिए। तो आप देते नहीं हो ही नहीं पाता, बस मतलब घंटा-आधा घंटा बैठ के बात कर ली बस। उसके बाद वो नाराज भी हो जाती कई बार, आप इस फोन को ही नहीं छोड़ते, मैं क्या बतलाऊं आपसे। होता है सामाजिक आदमी को। आप ये देखो, सरदार अजीत सिंह भी जो है शादी करते ही विदेश में चले गए थे और कई सालों के बाद लौटे। उन्होंने पैर चुचकारे अपनी मैडम के कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ आपका। सामाजिक आदमी जो भी रहता है, समाज के लिए काम करता है, तो परिवार इग्नोर हो जाता है, परिवार पर ध्यान नहीं जाता। बच्चे भी इन्होंने पाले, बल्कि भैंस रखती थी, भैंस का भी करती थी, बच्चों का भी करती थी। मैं तो नौकरी करते हुए भी 9 बजे बढ़ता था घर, रात को 6-5 बजे बैंक से निकल के और कहीं सामाजिक कामों में चला जाता। बहुत बियर किया इन्होंने, असल में तो इन्हीं की देन है। बिल्कुल। हाँ, बच्चे आपने कामयाब करते? हाँ, सारे कामयाब करते, बल्कि मैडम ज्यादा ध्यान देती थी।
मैं तो इतना ध्यान भी नहीं देता था। तो कई बार बोले इनका स्कूल का काम तो चेक कर लो, वो भी नहीं कर पाता था। वो इन्होंने मतलब बार बार बच्चों के भाई पढ़ लो ध्यान देती थी, वो इनकी सफलता है। वो सारे बच्चे कामयाब हैं। बेटा इसरो में साइंटिस्ट है और 2 बेटियां डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, दामाद 2 डॉक्टर हैं, एक कर्नल है आर्मी में इंजीनियर, ओ दामाद। मतलब पूरी फैमिली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेट है। ये जरूर है, मेरी मदर फादर के दोनों का कैंसर था, उनके ब्रेस्ट कैंसर था मदर के, वो भी 58 साल की उम्र में एक्सपायर हो गई। 60 साल की फादर एक्सपायर हो गए, उनका प्रोस्टेट कैंसर था। उन दोनों का इलाज भी करवाया और मतलब देखभाल भी की। एक चाची थी, मेरी मौसी थी, माँ की मदर, धन्नो नाम था, उसके भी पेट में कैंसर हो गया। तो उनके लिए भी हमने फिर थोड़ा किया। कामरेड जी, कई बार देखा गया है जैसे बच्चों पे ध्यान नहीं दे तो बच्चे बिगड़ जाओ हैं। आप बता रहे हो मैं फील्ड में रहता था, मैडम संभालती थी, तो किस तरह से बच्चे कामयाब किए आपने? पिटाई भी की, डांटा, किस तरह से? देखो ज्यादा मार पिटाई तो नहीं की, कभी कभी थोड़ा बहुत तो हो जाता था। बच्चों को थोड़ा सा बैठ के यही किया भाई पढ़ोगे तो कामयाब होगे, नहीं तो कोई चांस नहीं है। और मेरा बेटा तो दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था, तो वो उसका कोई दिक्कत हो गई थी, तो हॉस्पिटल में रखा, तो वो छोटा ऑपरेशन हुआ था उसका पेशाब में। अच्छा। और बोले मैं तो जाऊंगा, मैं तो रुकूंगा नहीं, साइकिल पर बिठा के उसको छोड़ के आया, स्कूल में जरूर जाऊंगा, मेरी एक भी गैर हाजिरी नहीं है। तो सिंसियरिटी थी शुरू से ही। वो परिवार में जिस तरह देखते थे, और शुरू से ही मैंने बोला भाई बीड़ी सिगरेट ये जो गलत चीजें इनसे दूर रहो और अपनी पढ़ाई करो। और बेटी जो ने एक MD डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, दामाद सर्जन है, एक बेटी BMS है, दामाद BMS है, और एक बेटी इंजीनियरिंग की थी, वो नौकरी छोड़ दी उसने, वो मिलिट्री में साथ ही रहती है दामाद। तो नौकरी यहीं पे लगे आगे जाके? ना बेटा तो इसरो में है, वो इसरो के कॉलेज में पढ़ा था, उसके खर्चा वगैरह नहीं लगा और वहीं पर उन्होंने जॉब दे दिया। अब वो अहमदाबाद है, पहले वो बेंगलोर में थी। बहू भी नौकरी करती है एक मल्टीनेशनल कंपनी में। अच्छा। बेटे की जो तो बिटिया एक हॉस्पिटल है बिटिया का असंध में। और वो चलाती है। और बिटिया का छोटे वाली बिटिया का हांसी में है, खत्री हॉस्पिटल है। अच्छा। मलिक हॉस्पिटल साइड में ही है। अच्छा। उनका एक नरवाना में भी हॉस्पिटल है, हमारे रिश्तेदार का, चौधरी का, चौधराइन का, वो दोनों डॉक्टर हैं। अच्छा। एक ही बेटा है उनका, एक बेटी, दोनों डॉक्टर हैं। तो परिवार से ही मिलेगा? हाँ, वो सही परिवार है, बढ़िया परिवार है। वो दामाद ने तो इस चुनाव में बहुत मदद की। अच्छा। हमारे तीनों दामाद ने की चुनाव में, बेटियों ने, दामाद, बेटे ने, बिल्कुल। रिश्तेदार सब ठीक है, बिल्कुल सारे बढ़िया आदमी सारे। वो कुदरती सूत बैठ गया भाई, सुंदर जैसा काम करते हैं समाज में, उसी से ये है कि भाई हमने किसी का बुरा नहीं किया कभी। और कोई भी आदमी आता है हमारे पास तो उसकी समस्या को लेकर हम चलते हैं, कोशिश करते हैं हल हो। कई बार कठिन परिस्थितियां होती हैं तो अगला यूं तो मानता है भाई देखो कोशिश तो की, नहीं हुई तो कोई बात। कोई भी आता है तो हमारे खाली दरबार में खाली नहीं जाता कोई, जो भी हमारे पास आ जाता है बिल्कुल जितनी संभव हो हम मदद करते हैं। कभी कोई जाति भेद, कोई धर्म भेद, कोई संकीर्णता हमने कभी नहीं बरती किसी के प्रति। सबको अपना भाई मानते हैं, अपना साथी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कामरेड जी, आपने पब्लिक के लिए इतना किया, जनता के लिए, आपको क्या मिला इसमें? मतलब देखो मिलने को तो कभी मैंने ये भी नहीं सोचा भी इसके बदले में कुछ मिले। बाकी अभी हमारी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मैं साझा उम्मीदवार बना था। 35,000 लोगों ने वोट दिए। लोग बहुत इज्जत करते हैं। देखो हारना जीतना तो भाई सबके बस की बात नहीं होती। वो तो जनता जिसको जिताना चाहेगी जीत जाएगा, जो ताकतवर होगा। हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। हमारी ताकत कमजोर थी भाई, उनकी ताकत ज्यादा थी। वो कुछ भी यूज करें भाई, पैसा यूज करें, कोई और इस्तेमाल करें, हम तो ईमानदारी से लड़े थे। लोगों ने हमारा सहयोग भी किया और लोग आज भी इज्जत करते हैं। जहां भी जाते हैं तो इज्जत के साथ बैठ बोलते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। भाई कामरेड आ जा, तू भला आदमी है, बिल्कुल बढ़िया आदमी। इससे ज्यादा और क्या मिलेगा? मैं तो इसको बहुत बड़ी बात मानता हूँ। जिस भिवानी में मुझ जैसे एक साधारण आदमी को दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार बनाया है कि कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसी को बहुत बड़ा अपने आप में स्वाभिमानी मानता हूँ, एक तरह से सौभाग्यशाली मानता हूँ। पंडित नेकीराम शर्मा को भी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था एक समय में, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, बिल्कुल, और पूरी जिंदगी जेल में काटी उन्होंने, उनको भी मतलब टिकट नहीं मिला। और मुझको तो, मैं तो कई बार मैं अपना गुरु मानता हूँ, राजनीतिक गुरु, कि मतलब एक सौभाग्य है मेरा कि लोगों ने प्यार दिया जब, और इस सेवा की वजह से दिया। कोई मैं तो बहुत बड़ा आदमी नहीं, मेरी कोई लेगेसी नहीं है। मेरे पिताजी तो साधारण किसान थे, और कभी बाहर भी नहीं जाते थे, तो शाम तक ही उनकी दौड़ होती थी। और भिवानी में आके 1988 में मैं तो मतलब आया था यहाँ कर्मचारी के तौर पे। तो आपने भी खेती वगैरह की है? हाँ, खेती की है मैंने, हल भी जोता है मैंने, छुट्टियों में लामणी भी की है, गांव में चारा काटा है, लामणी की है, पशुओं को भी ले जाता था, चरा के लाता था। अच्छा, काम सारे किए खेती बाड़ी के, जो खेती बाड़ी के होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने जैसे अब इलेक्शन लड़ा था, इसके अलावा कोई और इलेक्शन लड़ा हो आपने? नहीं, मैंने और कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। गांव में कई बार चर्चा होती थी, आपको सरपंच बनाएंगे, मैंने कहा भाई मर्जी है तुम्हारी, तो मैंने कभी रुचि भी नहीं ली। गांव का कोई भी आदमी आता, आज भी मेरे फोन में 200 300 400 लोगों के नंबर है, कोई भी आता है, उसका कोई डिपार्टमेंट में काम है, कहीं जगह है, तो मैं जाके करवाता हूँ। अभी भी एक वो आए थे जो ने समाधान शिविर में गया था, 4 साल से चक्कर काट रहे हैं, उनको नो ड्यूज नहीं मिला SBI नई अनाज मंडी से, और मैंने जाके वहां, अभी मैनेजर का फोन आया, वो फर्द ले आएंगे पुरानी, और अपने वो जो वोटर कार्ड ले आएंगे, हम दे देंगे उनको। वो कई 2-4 साल हो गए उनको चक्कर काटते हुए, क्योंकि वो उनकी दर्ज में रहन लिखा हुआ है बैंक का, कोई बैंक KCC नहीं बनाता उनका। ये तो मामूली बात है, तो बहुत सी समस्याएं हैं, रोजाना 2-3 समस्याएं जो आती रहती है। कांगड़ जी, आपका रुचि नहीं हुई कि मैं कांग्रेस में जाऊं, बीजेपी में ना, इस तरह से? देखो ऐसा है, ये जो दो पार्टियां हैं ना, बीजेपी और कांग्रेस, ये कॉरपोरेट की पार्टियां हैं, बड़ी पूंजी के लोगों की पार्टियां हैं, और हमारी पार्टी जो है वो मजदूर और मेहनतकश की पार्टी है। तो मेहनतकश मजदूर भले ही इनके साथ लगे रहे, भला उनका तब होगा जब उनकी अपनी राजनीति मजबूत होगी। मुझे ये बात क्लियर समझ है, मैं कभी अवसरवाद के तहत ऐसा काम नहीं करूंगा, आजीवन मैं इसी पार्टी में रहूंगा, और मुझे मैं MLA बनूं ना बनूं, मैं एक सिद्धांतों की राजनीति करता हूँ, अवसरवादी घर भरने की राजनीति नहीं करता। लोगों के पसंद आए तो ठीक है, उनकी सेवा ज्यादा हो जाएगी विधानसभा में और ताकत होते हुए। अगर उनके नहीं पसंद है, कॉर्पोरेट की पार्टियां पसंद है, तो भाई क्या कर सकते हैं। तो ये अवसरवाद के तहत लोभ लालच में बदलते हैं पार्टियां, सत्ता खा जाए, पैसा आ जाए, नाम हो जाए, तो कोई सिद्धांतहीन राजनीति जो करते हैं ना, वो जनता के हक की नहीं होती। अच्छा, वो अपना तो काम चल जाता है, अपना तो फायदा हो जाता है, धन दौलत भी हो जाती है, लेकिन वो आम आदमी के काम नहीं आती है। और जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो समाज के दुश्मन होते हैं, जो जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। उसमें पैसा भी मिल जाता है, वाई भी हो जाती है, तो लेकिन जब समाज का भला नहीं होता, समाज का भला तो उसके अपने हक की राजनीति मजबूत होगी, उसके हक में कानून बनाएगी, जनहित कानून बनाएगी, सबको बराबरी का मौका मिलेगा, जैसे बाबा साहब ने कहा, तभी भला होगा समाज का, अदरवाइज भला नहीं हो सकता। गुमराह करके अपना व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा कर जाएंगे, लोगों की समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो कांगड़ जी, आप भी जेल में गए हो? जेल में गया, 98 में किसानों के आंदोलन में जेल में रह गया, नौकरी करते कर्मचारियों के आंदोलन में जेल में गया, मैं मजदूरों के आंदोलन में भी मेरे को बिठा लिया था, बाद में छोड़ दिया। तो कई बार पुलिस के घेरे में आए हैं, अंडरग्राउंड भी रहना पड़ा है। ये तो स्वाभाविक है, जो आदमी मतलब लाठी डंडे भी खाए? हाँ, लाठी डंडे भी खाए, बहुत खाए हैं। एक जगह तो बच गया मैं, आंतड़ी फट जाती है एक आंदोलन में, तो जो सामाजिक। अच्छा, क्या था वो, किस तरह से? बहुत घना था वो एक डॉक्टर सुमेर सांगवान था बारडा में, उसका क्लिनिक जलाने की कोशिश हो रही थी वहां पर। हाँ, हाईकोर्ट ने आदेश दे रखा था, वो जेल में डाल दिया, कोई लड़की का मामला था, और उसकी मिसेज ने कहा भी मुझे हॉस्पिटल नहीं चलाने दे रहे वहाँ स्थानीय लोग, कुछ लोग। हाईकोर्ट के आदेश ले आई,
हाई कोर्ट के आदेश में ये था कि भाई इस डॉक्टरनी को जो है हॉस्पिटल चलाने दिया जाए। वहाँ वो लोग स्थानीय लोग आ गए, वहाँ पर हॉस्पिटल चलाने नहीं देना चाह रहे थे। हम वहाँ ऊपर थे तो हमें हमारी मार पिटाई करके जो है वहाँ से उठाया कि आप खाली करो हॉस्पिटल। हमने कहा आदेश दिखाओ खाली करने का। आप हॉस्पिटल में थे? हॉस्पिटल में था, भीतर ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, पुलिस का पहरा था चारों तरफ। ये 2002 की बात। मतलब आप चलान नहीं दे रहे थे हॉस्पिटल? नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि आदेश है हाई कोर्ट का हॉस्पिटल चलाने का, चलाओ। आप जो नाजायज धरना दे रहे हो उनको उठवाओ। अच्छा, आप कौन थे वो लोग? स्थानीय लोग थे कोई, अब उनको क्या कहें, वो मतलब एक तरह से लोकतांत्रिक लोग थे। मतलब किसी लड़की की कोई मामला हो गया था, चलो उसका मामला चल रहा था कोर्ट में, उसको जेल हो गई थी, उसकी वाइफ का क्या कसूर था? बाद में वो भी बरी हो गई, लेकिन उसकी वाइफ का तो कोई कसूर नहीं था ना। हाई कोर्ट की रूलिंग थी कि इसको हॉस्पिटल चलाने दो, और रोक रहे थे, हम उसको हॉस्पिटल चलाने की बात कर रहे थे। तो वो उनके दबाव में आके, सरकार के दबाव में हमको ही उठा लिया पिटाई करके। आपको ही उठा लिया? आपको उठा लिया। बाद में उन्होंने केस बनाया कि भाई हमने इनकी जान बचाने के लिए उठाया था। वो पिप्पी ले गए और हॉस्पिटल का आग लगा रहे। इधर बाद में वो आग भी लगा दी, उनकी बात जस्टिफाइड होगी, उनको सजा भी हुई, जेल भी हुई इनकी 2-3 साल। आपको फिर छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। वो तो अब सुबह ही छोड़ दिया, रात को लाए थे। अच्छा, राजपूत धर्मशाला में रखा था। चलो वो घटना पुरानी है, पिटाई बहुत हुई उसमें हमारी। अच्छा, हाँ, पहली बार पिटाई हुई मेरी पुलिस से। हाँ। वो इसलिए चर्चा कर दिया आपने, पिटाई का नाम लिया, नहीं मैं तो चर्चा भी नहीं करना चाह रहा। तो पिटाई तो हो जाती है। रोडवेज का आंदोलन था, इसमें भी पुलिस ने कोशिश की थी कि इसको पकड़ के पीटे। मैं उनके हाथ नहीं आया, बाज गया, अंडरग्राउंड हो गया। मुझे बता दिया था किसी ने। अच्छा, कि आपको सीआईए थाने में ले जाएगा, आपकी पिटाई करेंगे, प्रशासन आपसे खपा है। जबकि उसमें हमारा कसूर कुछ नहीं था। किसी ने पत्थर फेंक दिया, किसी ने बस पर पत्थर फेंक दिया, जानबूझ के हिंसा करवाने की। नाम आपका आ गया, और नाम हम आगे थे, हम तो हाथ जोड़ रहे थे प्रशासन के सामने। किसी ने कह दिया कि ये तो डीसी को थप्पड़ बांका था। अच्छा, तो डीसी साहब खाम खा का बहम हो गया, और बोला इनको करो गिरफ्तार। तो उस दिन भी पिटाई की संभावना थी हमें। कामड़े जी कौन आया करता अपना छुटवाना खातर, मतलब कौन सारा दिया करता? हमारे संगठन ही कराया करते। जब मैं जेल में गया था, ये बात है 1998 की, तो हमारे कर्मचारियों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था भिवानी में, हजारों की संख्या में। अच्छा, दबाव पुलिस पे डाला था कि भाई इनको नाजायज गिरफ्तार कर दिया। यहाँ 93 में भजनलाल की सरकार थी, तब जुलूस नहीं निकालने दे रहे थे कर्मचारियों। हम प्रोफेसर छत्र सिंह चौहान, बाबू राम भजन, पूर्व विधायक बलबीर ग्रेवाल, ईमानदारी, इनको लाए पार्क में और वहां इकट्ठे होकर जुलूस निकालने लगे। तो वहां सेक्रेटरीट में जाके मुझे गिरफ्तार कर दिया। वो छोड़ दिए। तो कई बार जाती कर देती है पुलिस, सरकार के कहने पे, सरकार के कहने पे करती है। और पुलिस तो इतनी जाती कर देती है, बाद में चाहे उनका सस्पेंशन हो जाए, एक बार तो अपनी पूरी ताकत लगाती है। अच्छा, यहाँ तक भी देखो, एक बार तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि को 4 पाई से नीचे निकाल लिया पुलिस वाले। जयललिता का राजा है, भरोसा नहीं है इनका ये किसको उठा ले। तो इसलिए बचना ही जरूरी है ऐसे हालात में। तो फिर आपकी मैडम ने ये नहीं कहा कि क्यों जाओ आप? नहीं, वो यहाँ आ गए रात को, जब गिरफ्तारी हुई तो मैडम बोला कैसे ले जाओगे आप मेरे हस्बैंड को? अब मैं यहाँ शोर मचाऊंगी। वो बोला बहन जी दबाव है ऊपर से, हम जो ना बोला लिख के दे के जाओ। मैडम ने लिख के कि भैया हम, बोले आप यूज मत करना इसको, हमारे को बताया भी ये दुकानें बंद करवा रहा था और वहां से पकड़ा है, आप मिसयूज ना करना। अच्छा, हाँ, मैडम को लिख के दे के गए वो। उस समय मैडम भी बोर्ड थी, जो नहीं तो थोड़ी घबरा जाती है। पूरी हिम्मत थी, मतलब इसी कमरे में सो रहे थे हम। अच्छा, वो पुलिस वाले का सच्चो आया, अपना जो सिटी का, और 2 सब इंस्पेक्टर थे, हवलदार थे, और बोले हम बहन जी आप मिसयूज ना करना इसका, हम हमारे ऊपर दबाव है। वहाँ सिटी में सो गए हम। शिव कुमार अग्रवाल को पहले ही पकड़ रखा था। अच्छा, रास्ते में सोचो करना क्या कामड़ साहब नौकरी में क्या रखा है, एमएलए बनो माजी, कौन बनाओगा हमने एमएलए? वो शिव कुमार जी हम रात को सोए, शिव कुमार जी रजाई उगाड़ी करने का कामड़ साहब है मेरे साड़ी एमएलए वाली बीमारी लग रही, तू क्यों मरे काम बस पकड़ लिया मैं क्या करूँ? शिव कुमार अग्रवाल बहुत बढ़िया आदमी। अच्छा, बाद में सोई बंसीलाल के साथ आ गए। तो उस टाइम थाना में ले जाया करते तो कपड़े कटवाया करते? ना ना ना, तो कोई कपड़े नहीं बढ़ाए हमारे को। एसएचओ ने 4 पाई दी, और सुबह 4 पाई होती थी? हाँ, 4 पाई दी।
सोने के लिए। ईब कौन देंदे? अब का तो मेरे को पता नहीं, उस टाइम तो हमको रात को आराम करने के लिए उन्होंने ओडन खातर भी दिया? ओडन खातर भी दिया था। मेरा मेडिकल करवाया था अग्रवाल वाले, मैं मेडिकल नहीं करवाऊँ, मैं तो करवा जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द हो जाए। अच्छा। तो मैंने मेरे को रात को कहने लगे मैं चौटाला की पार्टी में जा रहा हूँ। मैंने कहा जी अग्रवाल जी, हम ज्यादा राजनीतिक आदमी तो है नहीं, लेकिन एक बात बता दूं आपको, भिवानी से एमएलए बना सकते और आप बंसीलाल ही बना सकते, बेशक आप नाराज हो अब उनसे। चौटाला की पार्टी भिवानी से आपको एमएलए नहीं बनाएगी, मैंने इतना ही सीखा। अच्छा। फिर वो गए नहीं। फिर काजल साहब से दोस्ती थी उनकी, एक बार वो शिफ्ट करने की सोच रहे थे। अच्छा। फिर वो सोई बंसीलाल के साथ आए 2000 में। सोई बंसीलाल कहने लगे भाई वो शिव कुमार क्या कर रहा है, बोला घर बैठा है जी। बोला ना भाई राजनीतिक आदमी घर कौन बैठा, बुला के लाओ। वो आगे, हाँ जी बाबू जी, भाई लाग जाए शिव कुमार, हाँ जी बाबू जी लाग जाओगे। और उसके मन में रहेगी भाई वह मिल। अच्छा। एक बार गड़बड़ हो गई थी 87 में, उसके ढोल फूक दिए। बाद में वो आदमी अच्छा था, इमरजेंसी में तो बदनाम हो गया था। अच्छा। बाद में लेकिन अच्छा आदमी था शिव कुमार अग्रवाल। यहाँ सागरराम गुप्ता बहुत बढ़िया आदमी था जी, ईमानदार आदमी था, जिसने इंटक की यूनियन के नेता रहे वो, और मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कभी लूटा खसोटी नहीं की। अच्छा। हाँ, यहाँ चंद्रावती, हीरानंद आर्य, सागरराम गुप्ता, ये ईमानदार आदमी थे। तो इमरजेंसी आपने भी देखी होगी जी? हाँ, इमरजेंसी देखी मैं। क्या था उसमें जी? उसमें क्या था जी, वो जो ने प्रदर्शन वगैरह पर रोक लगा दी, कोई जुलूस नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं करेगा करने से। और ये जो फैमिली प्लानिंग ये जबरदस्ती थोप दी। क्या चीज? ये जो ऑपरेशन, भाई जनसंख्या ज्यादा ना बढ़े, ये जबरदस्ती थोप दी। अच्छा। पकड़ पकड़ के लाओ। एक बार हम रात को पढ़ के जा रहे थे। हाँ। वो लाजपत जी मेरे साथ थे, उनकी शादी भी हो रही थी, एक लड़की भी हो रही थी, हमको बिठा लिया, भाई चलो हॉस्पिटल चलो। अच्छा, नसबंदी के लिए? नसबंदी के लिए। वो बोला जी मेरा शादी भी, इसकी तो शादी नहीं हुई है जी, आप क्यों पकड़ के ले? 100 रुपए देगी पंडा छुटवा। उस टाइम इतनी जाती होती। अच्छा। हाँ, बहुत लोग उसी की वजह से तो 77 में इंदिरा गांधी को हराया लोगों ने। कोई सुनता ही नहीं था, नीचे पुलिस राज था एक तरह से। तो उस जुल्म जाति के खिलाफ ही जो ने लोगों में रोष होया कांग्रेस के खिलाफ। नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस साफ हो गई, इंदिरा गांधी भी हार गई, चोई बंसीलाल भी हार गए, संजय गांधी भी हार गए, सारे नेता हार गए। वो एक तानाशाही स्थापित करने की कोशिश थी, वो ठीक नहीं था देश के लोकतंत्र के लिए। और हमारी पार्टी ने उस समय जनता पार्टी, मतलब क्यों कर रहे थे नसबंदी? बस नशा ज्यादा हो गया था, जिस तरह आजकल इनका हो रहा है, मोदी और का हो रहा है, अमित शाह का हो रहा है, नशा सत्ता का। ये भी तो तानाशाही स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस समय पावर का नशा था कि हम धड़ल्ले से फैमिली प्लानिंग लागू कर देंगे, कौन क्या कुछ करेगा। 20 पॉइंट प्रोग्राम, 5 सूत्री प्रोग्राम, ये प्रोफेसर हमें बताते थे। संजय गांधी के प्रोग्राम और इंदिरा गांधी के प्रोग्राम। पावर का नशा जब ज्यादा हो जाता है ना, तो उस टाइम क्या था, हम दो हमारे दो। हाँ बिल्कुल, ये नारा लगा रखा है। तो जबरदस्ती तो कोई भी चीज थोपी नहीं जा सकती, लोग वॉलंटरीली करवा रहे हैं अब तो। 2 बच्चों से ज्यादा, बहुत से लोगों के 2 ही बच्चे हैं। 2 बच्चों से ज्यादा पसंद ही नहीं करते, भाई कहाँ पढ़ाई करवा पाएंगे। अब हमारे ये जो सो कॉल्ड हिंदू संगठनों के लोग कहते हैं कि 5-5, 6-6 बच्चे करो, ये मुस्लिम कर रहे हैं। फालतू की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। ये चीजें आगे नई तकनीक विकसित हो रही है, ये चीजें चलने वाली नहीं है, पुराने जमाने की बातें हैं, बकाने वाली बातें हैं। लोगों क्या करेंगे भाई, फलानी जाति के ज्यादा हो जाए, फलानी धर्म के ज्यादा हो जाए, क्या हो जाएगा फिर? जब लोग पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, और खर्चे भी ज्यादा होते हैं बच्चों की पढ़ाई पे, स्वास्थ्य पे, आमदनी कम होगी, तो ये फालतू के जातिवाद होया कर उस टाइम। जातिवाद होया कर उस टाइम उतना नहीं था, ये पॉलिटिकली जातिवाद ज्यादा हो गया। चुनाव जिताना है, हराना है, उसमें जातिवाद के नारे लगने लगे। उस समय नहीं था इतना। अब राजनीतिक तौर पर अपना फायदा लेने के लिए जातिवाद का उभार पैदा कर दिया। हरियाणा में तो बीजेपी ने किया, 16 में जो जाट गैर जाट को लड़वा के, इनका जनाधार नहीं था गांवों में। मोदी के मीडिया से जो नहीं ये जीत गए, फिर सोचा गांव में जनाधार नहीं है, इन्होंने जातियों को लड़ा दिया आपस में। 2 आदमी आगे कर दिए, वो यशपाल मलिक कर दिया, वो ठग के गया अब जो लोगों को, और एक यो राजकुमार सैनी जो, दोनों को आगे खड़ा करके बीजेपी ने, वहां भी सेंटर का मिनिस्टर आ रहा है रैली में, वहां भी सेंटर का मिनिस्टर आ रहा है, लोगों को लड़ा दिया, अपना जनाधार बना दिया, मुद्दे लोगों के हल नहीं करे कुछ भी।
ये जानबूझ के किया गया है, लोगों को लड़ाया आपस में पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, पटेल नॉन पटेल को, मराठा नॉन मराठा को, जाट नॉन जाट को, ये जातियों का खेल। अभी अभी एससी समाज में बांट दिया इन्होंने चुनाव में, इसमें डीएससी और चमार बिरादरी को दोनों को बांट दिया इन्होंने। खेल ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए खेल खेले जा रहे हैं। लोग कब तक समझेंगे, देखो समझ में आएगी कि नहीं आएगी। इससे अच्छे इंसान रह जाते हैं और बेकार के लोग आगे निकल जाते हैं। जो इसका इस्तेमाल करते हैं, पैसा है उनके पास, धन है, वो कामयाब हो जाते हैं। तो कामरेड जी, कभी आपने जैसे भाषण दिया है या आप बोल रहे हो तो बाद में ये महसूस हुआ है कि नाम तो गलत बोल दिया, ये नहीं बोलना था, ऐसा कुछ? देखो ऐसा है जी, कोशिश अपनी यही है कि लोकतांत्रिक तरीके से ही बोले, कोई ऐसा शब्द ना बोलने जिसको किसी से किसी का अनादर होता। कोशिश तो रहती है, अभी तक तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है। बाकी कोई किसी को कोई शब्द गलत लगे हो तो भाई माफी भी मांगते हैं। हमारा मकसद किसी को डिफेम करने का नहीं, जो वास्तविकता घट रही है वही बताइए। अच्छा, हाँ। अब मेरा देखो, आप चुनाव में मैं कभी जाट आरक्षण में गया नहीं, कभी उनकी सभाओं में नहीं जाता, और मेरे साथ जाट आरक्षण की फोटो लगा के बोला ये देखो जी। फोटो किस तरह लगा दी फिर? मीडिया आजकल तो कुछ भी डीप फेक में कुछ भी दिखा दो। अच्छा, हाँ, वो जाटों का आरक्षण की सभा का फोटो उड़ा, मेरा फोटो लगा दिया। चालाकी देखो इन लोगों की। तो फिर आपने जैसे जिस अखबार से आया तो उसको कहा नहीं? वो क्या कहें, अब दुनिया भर के अड़ंगे हैं। वो जो ने एक नारे लगा दिए, अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए, उसके साथ मेरा जोड़ दिया। क्या कहें इनके बाद, कोई सीमा थोड़ी है मतलब उसकी। जब अब हम यही काम रहेगा कि हम मुकदमे कर दे फिर उड़ जावा। कुछ शहर में मीटिंगें करके कहा ये दुकानदारों में यहाँ नौकर लग रहे उनकी यूनियन बनाएगा, लाल झंडा फहराएगा, तुम्हारी दिक्कत पैदा कर देगा, बिजनेस नहीं चलने देगा, इसको एमएलए बना दिया। जितने भी हथकंडे अपनाए, पैसे की ताकत, अफवाहों में, वो पूरी कोशिश की। संगठन इनके पास है। अब जनता हमारी ज्यादा जागरूक नहीं है, बैठ जाती है। चलिए जी, तो कामरेड जी की वही बात सुनी, बड़ा अच्छा लग गया। और भाई के सवाल पूछने चाहिए कामरेड जी तय, तो अगली वीडियो में फिर आपको दिखा देंगे। नीचे कमेंट में जो है लिख दियो कि भाई ये सवाल जो है कामरेड जी तक पूछने हैं। तो कामरेड जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद दिया, आपने जो ने कष्ट उठाया है और ऐसे आदमी का इंटरव्यू दिया है जो साधारण आदमी है। धन्यवाद आपका। चलिए, तो भाई करो वीडियो शेयर। राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय भारत।